एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। थ्री इज इक्वल टू 2x प्लस वाई में रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे, सीधा सीधा निकल जाएगा। आप इसको पलट कर ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस वाई, तो क्या रहा, कभी इधर कभी उधर, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2x। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, x की कोई 3 वैल्यूज ले लेंगे तो y की 3 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। मानो कि मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू अगर 0 है तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, आ जाओ इधर आ जाओ, यहाँ से लिख जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 2 हो गया है ना, और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब अगर मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू 2 है तो 2 2 सा कितना हो गया 4 है ना, तो 3 माइनस 4 हो गया -1। ठीक, तो ये 3 अलग अलग वैल्यूज आ गई। इसमें अब आप देख लीजिए कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 1 2, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जा रही है सर, लेकिन y की नेगेटिव भी जा रही है। तो जब x की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं जा रही तो वो नेगेटिव वाली साइड का ज़्यादा बड़ा बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, x और x डैश, y और y डैश। अब जैसे x है तो x की वैल्यू देखो 0 1 2, तो हो गया 0 1 2 और 3, यहाँ तक कर लीजिए। और जैसे y है तो y की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, और इसी तरीके से ये हो गया -1 -2। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पर डॉट लगाइए। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, मतलब x में 1 तक चलो और फिर यहाँ से y की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ 1 बढ़ जाओ। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1। तो ये 3 डॉट्स हो गए, और स्केल रखकर आप तीनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इस स्ट्रेट लाइन पर लिख लेना 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये हो गया। क्लियर है? हाँ, अच्छा, इसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो ऐसा तो बिल्कुल सेम अपने क्वेश्चन भी देखा था, एग्जाम्पल भी देखा था। इसमें है गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। आप 2 लाइंस की इक्वेशन बताओ जो कि 2,14 से पास हो रही है। तो गिवन पॉइंट जो गिवन पॉइंट है क्या दे रखा है 2,14। ठीक है, तो अब आप 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन देख लो, क्योंकि 2 ही तो इसकी इक्वेशन मेरे को बनानी है, तो 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन देख लो। एक कॉम्बिनेशन क्या है कि दोनों को ऐड करके देख लो। तो अगर मैं 2 और 14 को ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा 16, है ना। तो हम ये कहेंगे
x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब x में से y को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 2 में से अगर हाँ 7x माइनस वाई, हाँ वो कर लो, मतलब आपकी मर्जी है। मैं तो ये कह रहा हूँ सीधा सीधा देखो, अगर 2 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12 आ जाएगा, और 2 क्या है x और 14 क्या है y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। ये कर दो, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। ये तो 2 इक्वेशन थी, तीसरी भी निकाल लो एक। अब एक चीज, हाँ मल्टीप्लिकेशन करके कर लो। आप ये देखो कि ये जो पहला वाला टर्म है ये x है ना, अगर इस 2 में मैं 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7 2 14 आ जाएगा, और 14 में से इस y को यानी कि इस 14 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 14 माइनस 14 0 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी वाली बता रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 2 मतलब 7 इंटू एक्स 7x, क्या हो जाएगा 14 माइनस 14 यानी कि माइनस वाई, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन सकती है। तो एक और इक्वेशन निकाल लो, जैन समझ गए। ठीक है, एक और इक्वेशन देखिएगा। अब आप ये देखिए कि अगर मैं 2 में 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 6, 2 3 6, लीजिए 3x, और 6 में अगर मैं 14 को ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 20, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। तो भाई ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कितनी लाइंस बन सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस बन सकती हैं। तो आप ये कहेंगे हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, हम ये कहेंगे कि देयर कैन बी infinite number of lines there can be infinite number of lines because उन्होंने रीजन पूछा है ना, तो लिखिएगा because infinite number of lines finite number of lines can pass through a single point, can pass through a single point। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है वो पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ द पॉइंट 3 4 लाइज इन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आयुष और यश बताइए, क्लियर है? ठीक है। If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। वो बोल रहे हैं कि अगर एक पॉइंट है 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, तो आप ये कहेंगे since the point 3, 4 since the point 3, 4 lies on the graph of the equation lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, तो हम यहाँ से क्या देख कर आए हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है इससे हम क्या देख कर आए हैं कि भाई x की जगह तो 2 की वैल्यू डालेंगे, y की जगह 14 की वैल्यू डालेंगे, तो वही काम यहाँ पर है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये 3 से और 4 से पास होगी, तो आप क्या करेंगे x की जगह लिख देंगे 3 और y की जगह रख देंगे 4, तो ये आपको करना है। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू
y की जगह रख देंगे 4, 3 into 4 इज इक्वल टू a, और x की जगह रख देंगे 3, a into 3 और प्लस 7। तो ये क्या हो गया, 3 4 12 हो गया, 3 4 12, तो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब इस 7 को इधर ले आओ, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, तो मतलब 3a इज इक्वल टू हो गया 5, तो a की वैल्यू आ गई 5/3, की वैल्यू 5/3। अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। क्वेश्चन 6 में देखिए क्या दे रखा है, मैंने बोला इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units. तो अब क्या है, if the work done by a body, अब ना हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है, जब साइंस में करेंगे ना वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर, तब ये मैं आपको बताऊंगा। तुम फ्लेयर का पेन यूज़ करते हो क्या? मेरे पास वो फ्लेयर की मैंने पूछा था और बच्चों से भी पूछा था, वो एक डिब्बी रह गई है, किसी बच्चे की है शायद। हाँ, वो उसमें 3-4 रिफिल्स हैं, वही है क्या? मैंने भी देखा ना वो चेंज कर रहा था, मैंने कहा शायद इसका छूट गया होगा। चलिए तो नोट करिएगा, ये होता है वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये होता है। तो यहाँ पर है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। और ये बोल रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, तो जैसे वर्क डन है, वर्क डन को मान लीजिए W। अच्छा, आप लोग जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट जानते हैं क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन ने अपने नाम से उसकी यूनिट रखी, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या होगा कि जैसे ये फोर्स है, तो फोर्स को हमने क्या बोल दिया, मान लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यहाँ पर लिख दीजिए K, यहाँ मैंने लिख दिया से का मतलब क्या है कि ये मैंने मान लिया ऐसा, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम बोलते हैं S। याद रखिएगा, जैसे स्पीड होता है ना, तो स्पीड को पहले आप ऐसे करा करते थे, मोशन वाले चैप्टर में शायद करा भी होगा, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ गया, W इज इक्वल टू KS। तो ये जो K है ये यहाँ पर कांस्टेंट है, और यार इसको K बोलूँ क्या, रीड फ्रॉम द ग्राफ। अच्छा सुनिए, ये जैसे K है, तो उन्होंने बोला कि वो जो K है ना, यानी कि जो फोर्स है, उस फोर्स को 5 यूनिट्स लेना है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। जो कांस्टेंट फोर्स है उसको आपको 5 यूनिट्स लेना है, गिवन। F इज इक्वल टू जो हमने K माना था वो क्या है, 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। देयरफॉर W is equal to 5 into S।
ये हो गया। अब आप क्या करिए, कोई 3 अलग अलग पॉइंट्स ले लीजिए और इसका ग्राफ बना। तो लिखिएगा लेट अस express distance s on x-axis and work done W and work done W on y-axis. तो अब आप क्या करिए, हम क्या लेते हैं, ऊपर लिखते हैं x और नीचे y, तो अब ऊपर क्या लिखेंगे s और नीचे लिखेंगे w, क्योंकि s को मैं दिखा रहा हूँ x एक्सिस पर और वर्क w जो है इसको मैं दिखा रहा हूँ y एक्सिस पर। लो जरा कोई 2-3 अलग अलग वैल्यूज 0, 1 और 2 ले लो, बनाओ ग्राफ। लो भाई s क्या है, s एक तरह से x है, उसकी वैल्यू लो 0, 1 और 2 और ग्राफ बनाओ। अरे लो मैं भी वही लेने वाला हूँ। ग्राफ बनाना है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ में से रीड करके आपको बताना है। तो आप क्या करिए, जैसे s है, डिस्टेंस है, इसको मैं x एक्सिस पर ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू एक बार ले लो 0, एक बार इसकी वैल्यू ले लो 1 और एक बार 2 ले लो। तो w इज इक्वल टू 5s है, तो s की वैल्यू 0 है, तो 5 इंटू 0 क्या हो गया 0, तो वर्क डन भी 0 हो गया। अब जब s की वैल्यू 1 है तो 5 इंटू 1 हो गया 5, जब s की वैल्यू 2 है तो 5 इंटू 2 हो गया 10। सब कुछ पॉजिटिव में है तो नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, y एक्सिस बनाओ ऐसे और x एक्सिस बना लो ऐसे। x एक्सिस पर मैं दिखाऊंगा डिस्टेंस s और y एक्सिस पर मैं दिखाऊंगा वर्क डन w। ठीक है, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब s 0 है तो वर्क डन भी 0,
एक डॉट यहाँ लगा दीजिए। जब s की वैल्यू 1 है तो वर्क डन 5, s की वैल्यू 1 है तो वर्क डन 5। जब s की वैल्यू 2 है तो वर्क डन 10, s की वैल्यू 2 है तो वर्क डन 10। तो ये हमारा इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हमने जानबूझकर वैल्यू ही वो वाली दी है जो इसमें क्वेश्चन में आगे दे रखी है। ये बोल रहे हैं ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स और सेकंड है 0 यूनिट, ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि सबसे पहले देखिए इसकी वैल्यू 0 है तो वर्क डन की वैल्यू 0, यहाँ लिखेंगे 0 कम हो जाए। जब इसकी वैल्यू 1 है तो वर्क डन की वैल्यू 5, 1,5। जब इसकी वैल्यू 2 है तो वर्क डन की वैल्यू 2, तो 2,10। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में है वो बोल रहे हैं कि जब 2 यूनिट्स होगा तो s इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, वर्क डन इज इक्वल टू 10। और जब हमको डिस्टेंस जो है वो भी यूनिट्स में दे रखा है तो वर्क डन भी आप यूनिट्स में ही निकालें, नहीं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वर्क डन जो है वर्क डन की यूनिट होती है जूल, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है कि 0 यूनिट, यानी कि जब s होगा 0 यूनिट्स तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 यूनिट्स, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 6 क्लियर है ना सभी को? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। तो अर्थक्वेक की वजह से जिनका घर वगैरह सब टूट गया, खराब हो गया, तो उनकी हेल्प करने के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में यामिनी और फातिमा 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर जो है 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। हम वो बोल रहे हैं राइट अ लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाइज दिस डेटा, you may take their contribution as ₹x and ₹y, draw the graph of the same। तो आप यहाँ पर ये कहेंगे, ये है हमारा 7, let the contribution of Yamini to ₹x and the contribution of Fatima ₹y। अब दोनों ने मिलकर 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करा, 100 रुपये डोनेट करे दोनों ने मिलकर। तो एज पर क्वेश्चन x + y = 100, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? ₹100। तो y की वैल्यू हो गई 100 - x, y की वैल्यू हो गई 100 - x। ये हमारी इक्वेशन क्या एक ही इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई। अब इसका छोटा वर्टिकल बना लो। देखिएगा कि अगर
एक्स यानी कि उसमें अगर 20 रुपीज़, अगर एक्स की वैल्यू 20 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। अगर एक्स की वैल्यू 40 है तो वाई की वैल्यू 30। और अगर एक्स की वैल्यू 60 है तो वाई की वैल्यू 40। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा तो आप देखिएगा कि जैसे ज़्यादातर हम ग्राफ्स में जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे ही ले रहे हैं, 0, 1, 2 ये वैल्यूज़ ले रहे हैं। जब नंबर थोड़ा बड़ा होता है तो वैल्यू हम थोड़ी बड़ी बड़ी भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ली है। तो अब देखिएगा एक्स की भी और वाई की भी दोनों की वैल्यूज़ तो पॉजिटिव है। तो ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, अब ये 0 है, 0 के बाद अब आप 1, 1 का गैप ना लेकर आप 10, 10 का गैप लो, सिर्फ 1 का भी 20 का ले, 30, 40, 60, 80 और 100। ऐसे ही यहाँ पर भी 20, 40, 60, 80 और 100। जब ग्राफ पर आप इतना गैप लेते हो ना तो आपको स्केल मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर आप ऊपर इस कोने में ग्राफ पे लिख देंगे स्केल, ऐसे लिखेंगे स्केल और यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस, वन सेंटीमीटर। ये जो हम जितना ये गैप लेकर चलते हैं ना, ये ग्राफ पेपर पर, नॉर्मल ग्राफ पेपर पर ये 1-1 सेंटीमीटर का गैप होता है। तो 1 सेंटीमीटर को मैं कितने के बराबर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू क्या है, रुपीज़ ही तो है। तो 20 रुपीज़, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज़। ऐसे ही वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज़। ये हो गया। जब एक्स की वैल्यू 20 तो वाई की वैल्यू 80, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 80। जब एक्स की वैल्यू 40 तो वाई की वैल्यू 60, जब एक्स की वैल्यू 40 तो वाई की वैल्यू 60, जब एक्स की वैल्यू 60 तो वाई की वैल्यू 40, एक्स की वैल्यू 60 तो वाई की वैल्यू 40। ये हो गया। इन तीनों डॉट्स को मिला लीजिए। ये आपकी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और तीनों पॉइंट्स को लिखिए। ये पहला वाला पॉइंट क्या है, 20 और 80, 20,80। दूसरा पॉइंट क्या है, 40,60। तीसरा पॉइंट है 60,40। समझ गए होंगे? ठीक है जी, चलिए जी। तो यही करना था हमको, यहाँ पर ग्राफ बनाना था इसका। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहे हैं, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो हमको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर देती है।
given linear equation f is equal to 9/5 into c plus 32। तो जैसे कोई फ्रैक्शन में जब कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो वो जो टर्म है वो बेसिकली उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9c/5 प्लस 32, ऐसे लिखा जा सकता है। 9c का मतलब क्या है कि 9 में c मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर c क्या है, जो भी टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दे रखा होगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में, और फिर जो वैल्यू आएगी वो 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, ऐसा है। तो फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। सेल्सियस को तो एक्स एक्सिस पर लेना है और फ़ारेनहाइट को लेना है वाई एक्सिस पर। सेल्सियस को लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो क्या करिएगा, यहाँ पर एक टेबल बना दो वैसे ही जैसे हम बनाते हैं। एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, सी, इसको तो ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर सी को, और ये जो एफ है इसको ले रहे हैं वाई एक्सिस पर। ये अपने समझने के लिए लिख लिया है, कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो एक्स वाली जगह पर लिखेंगे सी, वाई वाली जगह पर लिखेंगे एफ। अब देखिए इसकी वैल्यू जानबूझकर कुछ ऐसी लेनी है कि वो 5 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो सबसे पहले सी की वैल्यू क्या करो, 5 ही ले लो। सबसे पहले सी की वैल्यू 5 ले लो। तो अगर मैंने सी की वैल्यू 5 ले ली तो 5 से 5 कट जाएगा, केवल 9 बचा। 9 प्लस 32 कितना हो गया, 41। तो सी की वैल्यू 5, तो एफ की वैल्यू 41। ठीक है, अगला देखिए, अगला ले लेते हैं सी की वैल्यू 10। जब सी की वैल्यू 10 है तो 10/5 क्या हो गया, 2। 9 2 18, 18 और 32 कितना हो गया, 50। ठीक है, फिर क्या करिए, सी की वैल्यू ले लो 15। सी की वैल्यू 15 ले ली। अभी 15 का मतलब 5 3 15, 5 3 15, 9 3 27, 27 और 32 बताओ, 59। ठीक है, अब क्या करिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है 41, 50 और 59, ये 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। मैं इसमें देख रहा हूँ कि 9 का गैप है, 9 नंबर्स का गैप है। तो एक काम करेंगे, एफ हो गया, ये सी हो गया, इसको एफ डैश बोल दो, इसको सी डैश बोल दो। अब क्या करना है, ये जो यहाँ पर लाइन बनी हुई है ना, इस लाइन को थोड़ा सा बना लिया गया, इतना पोर्शन काट दो और यहाँ पर ना ऐसे बना दो, एक ऐसे ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं किंक, KINK, किंक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस किंक का मतलब ये है कि इस ग्राफ में मुझे नीचे की जो छोटी वैल्यूज हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी स्टार्टिंग ही 41 से करने वाला हूँ। या 32 से कर दो। ये हो गया, और यहाँ जो सेल्सियस है ये हो गया। तो
तो आप ये देखिएगा कि हमसे एक गलती हुई, हमें यहाँ पर सी जो सेंटीग्रेड है, सेल्सियस जो है, इसको हम 0 भी ले सकते थे। 0 लेते तो वो 32 आ जाता, पर चलो कोई बात नहीं। तो हमने 9 का गैप ले लिया, क्योंकि मुझे 32 से नीचे वाली वैल्यू चाहिए नहीं थी, तो मैं फालतू में उनको क्या बनाता, इसलिए मैंने उनको बनाया ही नहीं। जब सी की वैल्यू 5 है तो एफ की वैल्यू 41, जब सी की वैल्यू 5 है तो एफ की वैल्यू 41, यहाँ पर डॉट लगाओ। जब सी की वैल्यू 10 है तो एफ की वैल्यू 50, जब सी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 15 है तो एफ की वैल्यू 59। ठीक है, अब इन तीनों डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए। जब तीनों को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो ये हमारी इक्वेशन बनती है, इसको लिखो एफ इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ये तो इक्वेशन बन गई, और ये वैल्यूज लिखिए यहाँ पर 5,41, यहाँ लिखिए 10,50, और यहाँ लिखिए 15,59। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो ये तो बन गया ग्राफ। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में, यानी कि सी की वैल्यू आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बताइए। ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। If the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? So F is equal to 9 into 30। भाई C की जगह आपको 30 डाल देना है बस, अपॉन 5 प्लस 32, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32 कितना 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो F is equal to 9c/5 प्लस 32, ये है ना। F is equal to 9c/5 प्लस 32, ये दे रखा है। तो F कितना है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F की जगह डालिए यहाँ पर 95 is equal to 9c/5 प्लस 32। 92 को 32 को इधर ले आओ, 95 माइनस 32 is equal to 9c/5। 9c/5 is equal to 5 minus 2, ये हो गया 3, और 9 minus 3 कितना हो गया 6, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस।
ये आ गया, सही है, समझ गए? आयुष और यश बताइए, दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट देखिएगा। हाँ जी, फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा? इफ सी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस तो एफ कितना होगा? ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो गया। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसमें फोर्थ में ये पूछ रहे हैं कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा है, तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा? F is equal to 9c upon 5 plus 32. तो F है 0 is equal to 9c upon 5 plus 32. अब ये 32 है, ये इधर आ जाएगा, तो 9c upon 5 ऐसे बोल सकते हैं माइनस 32। अब ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस 32 इंटू 5, माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9, 9 मतलब 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 और 32 माइनस 27 कितना हो जाएगा? 5। 32 माइनस 27 5 हो गया, 5 0 50 और 5 0 50 तो 9 का 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 वो 3.55 यही आता चला जाएगा बार बार। फिर 5 से 55 कर दो इसको, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 2 27 टू कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, तो माइनस 17.75 डिग्री सेल्सियस ये हो गया। ठीक है जी, इतना क्लियर? इसके बाद देखिएगा फिफ्थ पार्ट है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल, विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? इफ यस, फाइंड इट। उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में जो न्यूमेरिकली इक्वल हो? न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या कि जिसकी वैल्यू इक्वल हो, जिसकी जो भी वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 32 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ये दोनों सेम ही आएंगे, है ना? तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है? तो हम ये कहेंगे कि पता नहीं, कैलकुलेट करके देखते हैं। इसमें लिखिएगा इफ we take C is equal to F, if we take C is equal to F, then F is equal to 9C upon 5 plus 32 becomes, ये जो F है इसकी जगह पर भी C लिख दोगे। क्या करो, एलसीएम लो पहले, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 160 अपॉन 5, और ये 5 इधर आ जाएगा, 5C इज इक्वल टू 9C प्लस 160, इसको इधर ले आओ,
5c माइनस 9c इज इक्वल टू 160. 5c माइनस 9c कितना हो गया? माइनस 4c इज इक्वल टू 160. 4 4 जा 16. माइनस c इज इक्वल टू 40 आने का मतलब क्या है कि c इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस. और जब c और f दोनों ही इक्वल है, जब c और f दोनों ही इक्वल है तो हम ये भी कह सकते हैं और f इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट. जब c और f दोनों ही इक्वल है तो f की वैल्यू आ गई माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट. बताइए जी, क्लियर है? ठीक है जी. एक एक्सरसाइज बची हुई है, उसमें 2 क्वेश्चंस हैं. ठीक है, एक क्लास में एक क्लास के 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. अगली जो क्लास है मैथ्स की, उसमें फिर बता देना इसके बाद कौन सा चैप्टर करना स्टार्ट मैथ्स में. 5th कौन सा है? ये यूक्लिड सिमेट्री, ये बेकार सा चैप्टर. बता देना अगली क्लास में.